नमस्कार साथियों, अद्वैत आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं सुधांशु तिवारी आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर, यूपीएससी और यूपीपीसीएस स्पेशल। आज हम लोग चर्चा करेंगे पिछले 24 घंटों में घटे हुए जितने भी करंट के न्यूज हैं उन पर, और उनके साथ साथ में कुछ ऐसी चीजें जो कि करंट अफेयर के जो कारण हैं उन कारणों पर हम चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अद्वैत आईएएस आपके लिए लाया है कंप्लीट जनरल स्टडी प्रोग्राम, वो भी आपको यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए। अब यूपीएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं या यूपीपीएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं जिनमें आपको जनरल स्टडी एक पेपर के रूप में आता है, उन सभी को पूरा एग्जाम ओरिएंटेड आपके लिए प्रोग्राम लेकर आया है। तो आप सभी लोग जुड़िए, ठीक है। सेशन को लाइक करिए, चैनल अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में हम तक पहुंचाइए, और साथ ही साथ में अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम लिंक से जुड़कर वो पीडीएफ प्राप्त करें। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पहला टॉपिक। तो सीएसएल कोच्चि में 528 मगदाला द्वारा छठे एसडब्ल्यूसी का जलावतरण हुआ। क्या है ये? तो बेसिकली ये एक शैलो वाटर क्राफ्ट है। क्या है? शैलो वाटर क्राफ्ट है। तो इसको बनाने के लिए 8 जो ऐसे तो जो है पोतों को बनाने के लिए जो कहते हैं ना कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, उसको दिया गया था कॉन्ट्रैक्ट। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के चलते कोच्चि शिपयार्ड ने बनाना शुरू किया है, और उसमें से जो छठा पोत है जिसको BY 528 मगदाला नाम से जानते हैं, उसका कोचीन में जलावतरण किया गया। ठीक है। जो नौसेना है उसका एक परंपरा है, जो एडमिरल होती हैं, जो एडमिरल या वाइस एडमिरल होते हैं, उनकी पत्नियां ये जो है शिप की पूजा करती हैं और उसका जलावतरण करती हैं। तो उसी परंपरा का पालन करते हुए श्रीमती रेणुका राजाराम, जो राजाराम स्वामीनाथन जो वाइस एडमिरल हैं, उनकी पत्नी, उनके द्वारा इसका जलावतरण किया गया। ठीक है। तो क्या है अभी इसके बारे में? तो ये पोत कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित डिजाइन किया गया है, और श्रृंखला में प्रथम जहाज की डिलीवरी 2025 के अंत तक प्रस्तावित है। ठीक है, 2025 के अंत तक प्रस्तावित है। यानी इस श्रृंखला, ये जो पहली श्रृंखला है, इसको पूरी तरीके से 2025 के अंत तक यानी दिसंबर तक जो 8 का वो है, वो सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है। ये इसका काम क्या है? तो इसका काम क्या है कि जो शैलो वाटर यानी जो समुद्र के, देखिए शैलो वाटर का मतलब होता है छिछला पानी। क्या होता है? छिछला पानी। अगर सोचिए कि ये भारत का किनारा है, तो अगर आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो वो जो महाद्वीपीय मग्न तट जिसे कहते हैं, महाद्वीपीय मग्न तट, और उसके बाद होता है महाद्वीपीय मग्न ढाल, महाद्वीपीय मग्न तट और महाद्वीपीय मग्न ढाल। तो ये यहां से महाद्वीपीय मग्न तट और महाद्वीपीय मग्न ढाल तक क्या करते हैं, ये इसका काम है। क्या करेगी ये? इसके भीतर क्षेत्रीय जागरूकता, अगर कोई पनडुब्बी आती है तो उसको जो है डिस्ट्रॉय करेगी, और साथ ही साथ में वो ऐसे पनडुब्बियों के लिए बारूदी सुरंग बिछा सकती है, और इसे जो है फ्रीक्वेंट एंड वेरिएबल डेप्थ सोनार, ठीक है, यानी जो सोनार सिस्टम है, यानी जो समुद्र के अंदर क्या हलचल हो रही है उसको पकड़ने का, टारपीडो पनडुब्बी रोधी रॉकेट, ठीक है, NSG 30 गन और 12.7 मिनी स्टेबलाइज रिमोट कंट्रोल गन, ठीक है, हल माउंटेन सोनार। ये सारी चीजें क्या है? इसमें
एक साथ इंटीग्रेटेड है, जिससे ये बहुत ही खतरनाक बनती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये स्वदेशी इंडिजीनियस डिजाइन भी है और कोची शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसे बनाया भी गया है। यानी ये एक भारत की शैलो वाटर में जो वॉरहेड कैपेसिटी है और खास करके हिंद महासागर में जो है, जो चाइनीज एक्टिविटी है उसको मॉनिटर करने के लिए और उसे काउंटर करने के लिए इस श्रेणी की पनडुब्बियां एक बड़े रणनीतिक हमारे क्या कहते हैं पहल के रूप में आप इसे देख सकते हैं। अब आते हैं सीपीआई एग्रीकल्चर और सीपीआई रूरल। ठीक है, सीपीआई एग्रीकल्चर और सीपीआई रूरल ये सितंबर 2025 के लिए आ गया है। देखिए, श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 2025 महीने के लिए आधार वर्ष 2019 के लिए जो 2019 को आधार वर्ष मानते हैं के लिए आप देखेंगे कि कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है। याद रखिएगा, इसमें पूछते हैं कि कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए जो सीपीआई है वो कौन जारी करता है, तो आप कहेंगे ये जारी करता है श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार। ठीक है, अब आते हैं क्या होता है सीपीआई। तो सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये देखिए, ये इन श्रेणियों में खाद्य और पेयजल, आवास, ईंधन और प्रकाश, कपड़े और जूते, पान, तंबाकू और नशीले पदार्थ और विविध, इन सब के आधारों पर जो क्या कहते हैं, जो फुटकर मार्केट है, ठीक है, उसमें होने वाले दामों के उतार चढ़ाव को क्या करता है? मापता है। दाम के यानी मूल्यों के उतार चढ़ाव को मापता है। यानी सीपीआई एक ऐसा घटक है जो कि खुदरा मार्केट में मुद्रास्फीति या महंगाई को क्या करता है? मापता है। कहाँ मापता है? तो ये मापता है आपको खुदरा मार्केट में। ठीक है, सीपीआई देखिए दो चीजें, एक होता है डब्ल्यूपीआई, ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और दूसरा होता है सीपीआई। ठीक है, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। अब जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये होलसेल मार्केट में जो है दाम के उतार चढ़ाव को देखता है, और सीपीआई ये खुदरा बाजार में दाम के उतार चढ़ाव को देखता है। और सीपीआई 4 प्रकार के अलग अलग जो है गणना की जाती है। देखो, सीपीआई इंडस्ट्रियल लेबर आईडब्ल्यू, सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर, सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर, और जो ऐसे लोग हैं जो नॉन एग्रीकल्चर में जुड़े हुए हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर लेबर, सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर यह कृषि और ग्रामीण मजदूरों द्वारा उपभोग की जाने वस्तुओं और सेवाओं के परिवर्तन को नापता है, और ये विभिन्न राज्यों के कृषि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करने में सहायता करता है। ठीक है, और अगला है कि शहरी गैर शारीरिक कर्मचारियों के लिए, ठीक है, ये एनएसएसओ द्वारा जारी किया। देखो, सिंपल से एक बात समझ लीजिएगा, ये जो है ये किसके द्वारा होगा? तो श्रम ब्यूरो द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? श्रम ब्यूरो द्वारा होगा। किसके द्वारा? तो श्रम ब्यूरो द्वारा होगा। अब सीपीआई यूएनएमई यानी अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयर, ठीक है, ये जो है इसका जो डाटा है वो कौन जारी करेगा? याद रखिए, डाटा जारी करने वाली संस्था को बहुत तेज पूछता है।
NSO, नेशनल सैंपल ऑफिस, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस द्वारा इसको मापा जाता है। और देखिए, आपको पता है जो सरकारी कर्मचारियों की वेतन में वृद्धि होती है, जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होती है, वो CPI IW के अनुसार होती है, यानी इंडस्ट्रियल वेज के द्वारा होती है। श्रमिकों के लिए CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के जो लिए जो किया जाता है, इसी आधार पे जो सरकार द्वारा महंगाई भत्ता दिया जाता है वो इसी के आधार पे दिया जाता है, और इसको भी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत जो श्रम ब्यूरो है वो जारी करता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, उद्देश्य क्या है कि जो CPI का उपयोग यानी कंज्यूमर प्राइस यानी जो फुटकर मार्केट में है, उस महंगाई को माप करके हम या तो प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए एक मिनिमम वेज कर सुनिश्चित कर दें, सरकारियों के लिए हम क्या करें, महंगाई भत्ता दे दें, और महंगाई का डाटा अगर सरकार के पास होगा तो वो महंगाई के विरुद्ध विधिवत कदम उठा सकती है। क्योंकि कहा जाता है कि महंगाई, जिसको आप इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, अगर ये इन्फ्लेशन रेट आपका 4 ± 2 तक है तो दिस इज द बेस्ट। जो उनके बढ़ने का रेट है वो 4 ± 2 होना चाहिए, तो तब तो बेहतर है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर ये 20 से ऊपर चला गया, 100 से ऊपर चला गया, तो क्या होगा, ये एक सोचनीय बात होगी। देखो, अगर देखो वस्तु का प्राइस बढ़ता है, मुद्रा जो है वस्तुओं का प्राइस बढ़ता है, यानी प्राइस ऑफ द मनी इज डिक्लाइन। सोचिए कि पहले आप 100 रुपए में 10 गोलगप्पे खाते थे, 10 रुपए में 10 गोलगप्पे खाते थे। ठीक है, अचानक से आप गए तो आपने 10 रुपए दिए तो उसने आपको 5 गोलगप्पे खिलाए। ठीक है, यानी आपके 10 रुपए के खरीदने की क्षमता क्या हो गई, कम हो गई। जो आपके पास 10 रुपए था, अब उस 10 रुपए की खरीदने की क्षमता कम हो गई, यानी वैल्यू ऑफ मनी क्या हो गई, डिक्लाइन कर गई, खत्म हो गई, कम हो गई। ठीक है, यानी जैसे जैसे मनी का प्राइस बढ़ेगा, जैसे जैसे गुड्स एंड सर्विसेज का यानी वस्तु और सेवाओं का मूल्य बढ़ेगा, इसका मतलब है कि आपके रुपए का प्राइस क्या हो रहा है, घट रहा है। और वहीं अगर आप पहले 10 रुपए का 10 गोलगप्पे खाते थे, आप गए 10 रुपए दिए, उसने आपको 15 गोलगप्पे दिए यानी आपके मुद्रा की जो क्रय शक्ति क्षमता है, परचेजिंग पावर है, वो क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो यानी महंगाई बढ़ेगी तो हमारे मुद्रा का जो क्रय शक्ति क्षमता है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी कि वो घट जाएगी। महंगाई बढ़ी तो मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता घट जाएगी। आप लोग सुनते होंगे कि हम 10 पैसा में ये करते थे, 20 पैसा में ये करते थे, 1 नया में ये करते थे, तो उसकी महंगाई नहीं थी। हम लोग मुद्रास्फीति आवश्यक है चूंकि इकोनॉमिक के लिए, तो मुद्रास्फीति पे चलते चलते हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। लेकिन ये मुद्रास्फीति अनकंट्रोल्ड न हो जाए, जो मुद्रास्फीति है वो अनकंट्रोल्ड न हो जाए, इसलिए जरूरी ये है कि गवर्नमेंट को जो रियल टाइम इन्फ्लेशन है उसका पता सदैव चलता रहे। ठीक है, इसके लिए जो टूल यूज किए जाते हैं वो CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो खुदरा मार्केट में वस्तु और सेवाओं के मूल्यों का उतार चढ़ाव देखते हैं। और एक है होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो कि होलसेल मार्केट में यानी थोक बाजार में दामों में होने वाले परिवर्तन को मापते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये सारी चीजें देखिए, एक टोकरी बनाई जाती है,
एक टोकरी बनाएगी। इसमें इधर हो गया आवास, इधर हो गया खाद्य एवं पेय, इधर हो गया ईंधन और प्रकाश, इधर हो गया कपड़े और जूते, इधर हो गया पान तंबाकू और नशीले पदार्थ, और इधर हो गया मिसलेनियस। ठीक है, अब हमने क्या किया कि यहां पे भारत में 2000 इसको खरीदने में, इन सारी चीजों को खरीदने में 2012 में, देखिए इन्होंने क्या कहा कि जो आधार वर्ष है वो क्या है 2019 है, क्या है 2019। तो 2019 में जितने रुपए का था, 2019 में जितने रुपए का था, हमने हर चीज का मूल्य वही रखा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये सारी चीजें खरीदने में 2019 में 100 रुपए लगते थे, कितने 100 रुपए लगते थे, और आज 2026 में इन्हीं सब चीजों को खरीदने के लिए कितने लगते हैं, तो 125 रुपए लगते हैं। कितने लगते हैं, 125 रुपए लगते हैं। तो हम कहेंगे कि 2019 की अपेक्षा महंगाई क्या हो गई, बढ़ गई। क्या हो गई, महंगाई बढ़ गई, क्योंकि हमने जो अपना बेस ईयर माना वो 2019 को माना। अब बेस ईयर मानने से क्या फायदा है, मान लीजिए कि पूरी इकोनॉमी में एक टीबी, ठीक है, जिसका मूल्य है 100 रुपए, कितना बेटा, तो 100 रुपए एक टीबी जिसका मूल्य है 100 रुपए, और उसके 5 यूनिट क्या हो रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहे हैं, कितने 5 यूनिट प्रोडक्शन हो रहे हैं। और एक मोबाइल है जिसका जो है जिसका मूल्य है 50 रुपए, कितना 50 रुपए, और ऐसे जो है 10 मोबाइल बन रहे हैं, केवल इतना ही। ठीक है, केवल इतना ही बन रहे हैं। मान लीजिए आज 2026 में तो कहा गया कि जीडीपी क्या होती है, किसी वित्तीय वर्ष में एक देश की सीमा के भीतर उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या होगा, जीडीपी होगी। तो ये हो गया 500 और ये हो गया 500, यानी जीडीपी कितनी हो गई, 1000 रुपए हो गई। यानी पूरी जीडीपी में यही दो चीजें प्रोडक्शन हो रहा है, मोबाइल और टीवी का। 5 टीवी 10 मोबाइल, क्लियर। मान लीजिए कि आज के 1 साल बाद, आज के 1 साल बाद ये जो टीवी 5 ही उत्पन्न हो रहा था, लेकिन अब उसका जो टीवी का दाम है वो क्या हो गया, वो बढ़ गया। कितना बढ़ गया, तो वो हो गया 1010 रुपए। कितने हो गए, 1010 रुपए, और जो मोबाइल का दाम था वो हो गया 60 रुपए। अब देखिए, अब टोटल जीडीपी कितनी हो गई, तो एक जो है 1050 और 600, 1050 प्लस 600 यानी 1650। ठीक है, आपने कहा कि जीडीपी 1650 हो गई, तो क्या ये सही है, तो बिल्कुल सही है। लेकिन क्या आपके जीडीपी में सही में वृद्धि हुई, क्या आपके जीडीपी में सही में वृद्धि हुई, तो आप कहोगे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे जीडीपी में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई। क्यों नहीं वृद्धि हुई, क्योंकि अभी जो उत्पादन था वो तो उतना ही है ना बेटा, महंगाई बढ़ी है, आपके जीडीपी में कुछ ऐड नहीं हुआ है। तो इसीलिए हम बेस ईयर रखते हैं कि बेस ईयर से हमें क्लियर हो जाए कि उस ईयर के मुकाबले हमने क्या नया किया है, हमने क्या नया जोड़ा है, इसीलिए हमने बेस ईयर रखा है। ठीक है, आइए
तो ये रहा आपका जो है उद्देश्य हो गया, और इसमें भोजन, वस्त्र, परिवहन, चिकित्सा, विद्युतीय सुविधा, शिक्षा इत्यादि इसमें शामिल है। तो चलिए ये आपको बता दिया है, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या है, वियना से दिल्ली आ रहा एक एयर इंडिया का विमान था। अचानक से क्या हुआ कि उसमें जो नेविगेशन सिस्टम था, शायद इसका हेडिंग शायद वो हो गया, उसका जो जीपीएस सिस्टम था उसने कई एक साथ में कई जो है रडार के फ्रीक्वेंसी पकड़ना शुरू कर, नहीं उसमें कुछ समस्या आ गई जब वो मिडिल ईस्ट में था, ठीक है। इससे क्या हुआ, जो ऑटो पायलट था, ऑटो थ्रस्ट था, जो पायलट डायरेक्शन था, जो ऑटो लैंड था, ये सारी सुविधाएं क्या हो गई, फेल हो गई। ये सारी सुविधाएं क्या हो गई, फेल हो गई, ठीक है। तो इसके कारण लोगों जो उसमें थे उनको क्या हुआ कि उनके लाइफ को थ्रेट हो गया। लेकिन वहां पर पायलट ने अपने समझदारी का परिचय देते हुए पास के जो एयरपोर्ट थे उससे बात की और वहां पे फ्लाइट को उतारा। तो बेसिकली जो जीपीएस स्पूफिंग है, ये एक प्रकार का क्या है बेटा, एक प्रकार का साइबर अटैक है, जिसमें क्या किया जाता है कि जो नकली जीपीएस सिस्टम जो है सिग्नल भेजे जाते हैं, इससे क्या होगा कि जो जीपीएस सिस्टम है फ्लाइट का, वो गलत स्थिति, नेविगेशन, टाइम की गणना, यानी जब उसका जो मतलब उसका जो मैसेज है जो वो सैटेलाइट के थ्रू प्राप्त कर रहा है, वो अब क्या हो रहा है, गलत डेटा रिसीव कर रहा है। इससे क्या है कि इससे जो विमानन जो फ्लाइट है उसके नेविगेशन पे इतना बुरा प्रभाव आ सकता है। इससे क्या होगा कि हो सकता है कि विमान कहीं और भटक जाए, क्योंकि तो विमान जो है वो सिग्नल पे ही चलता है, क्योंकि वो हवा में कोई रास्ता तो बना नहीं है, वो जो जीपीएस के आधार पे ही चलता है। ऑटो पायलट पे जब लगाएंगे आप तो वो जीपीएस के आधार पे ही तो आगे ले जाएगा। जो फ्लाइट डायरेक्टर, ऑटो लैंडिंग सुविधा है, वो सारी चीजें क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, फेल हो जाएंगी, ठीक है। अब इससे क्या होगा, हो सकता है कि अब फ्लाइट का सेंसर कुछ ऐसा सेंस करने लगे, यानी उस सेंसर को कुछ ऐसे मैसेज दिए जाए जो कि हो सकता है कि कोई भ्रम फैला दे, ठीक है, कोई चेतावनी आ जाए कि आप प्रतिबंधित एरिया क्षेत्र में घुस गए हैं, आप आगे जो है हो सकता है बहुत बादलों का वो है, या फिर आपका ऊंचाई कम है, लेकिन हालांकि विमान अपने ही जगह पे है। इससे क्या होगा, एक बड़ी समस्या आ जाएगी। और ये जैमिंग से किस तरह से अलग है, जैमिंग में जो डेटा मिलता है, जो डेटा है उसको फ्लाइट तक या फिर जो रिसीवर है उसके तक पहुंचने नहीं दिया जाता है, लेकिन स्पूफिंग में क्या होता है कि गलत डाटा दिया जाता है। जैमिंग और स्पूफिंग में एक बेसिकली बहुत बड़ा अंतर है। जैमिंग जहां डाटा के पहुंच को रोकता है, वहीं स्पूफिंग गलत डाटा तक को पहुंचाता है। इसके लिए आप देखेंगे तो जो पायलट ने क्या किया, पायलट ने इनर्शियल रेफरेंस सिस्टम जिसे आईआरएस कहते हैं, जो क्या कहते हैं, एक बैकअप प्रणाली के रूप में काम करता है कि जब स्पूफिंग हो जाए तब आप आईआरएस का उपयोग करके क्या कर सकते हो, अपने सिस्टम को ठीक कर सकते हो। और उसके अलावा जो आईआरएस है वो आपको जो मेन सिस्टम है उससे अलग होकर एक और डाटा प्रोवाइडर के रूप में काम करेगा, जिससे आपका फ्लाइट सही तरीके से काम कर सके, ठीक है। ये क्या है, जब भी किसी पायलट को प्रशिक्षण दिया जाता है तो एंटी स्पूफिंग टेक्नोलॉजी और मल्टी जो है कंसिस्टेंस जीएनएस और उन्नत सिग्नल प्रोसेसिंग को उसको किया जाता है।
ठीक है, देखिए ये आपका है, जैसे मान लीजिए ये है, यहां से जाना है फ्लाइट को, कहां, यहां, ठीक है। अब यहां से ये जीपीएस सिस्टम से क्या हो रहा है, चल रहा है, यहां पे क्या कर दिया जाए, स्पूफिंग कर दिया जाए, तो हो सकता है कि क्या हो, यहां से स्पूफिंग कर दिया गया। अब स्पूफिंग कर दिया गया तो उसने ग्राउंड कंट्रोल से उसका जो है, जो मेन ग्राउंड कंट्रोल है, अब वो उससे दूर हो गया, उसको और सारे गलत गलत डाटा मिलने लगे फ्लाइट को, ठीक है, ये चीजें हैं। अब आते हैं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना। तो प्रधानमंत्री, भारत में केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 3,751.1 करोड़ रुपए जारी करने की घोषणा की। ये क्या है, ये सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को मजबूत करना, वोकल फॉर लोकल उत्पादों को बढ़ावा देना, ग्रामीण उद्यमियों और औपचारिक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करना, ठीक है। 29 जुलाई 2020 को इसको शुरू किया गया, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में काम कर रहा है। इसे 2020-21 से 2025-26 की अवधि के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ में लॉन्च किया गया। इसमें क्या किया जाता है, इसमें किया जाता है कि जितने भी एफओ है, सहकारी समितियां हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, सरकारी एजेंसियां हैं, जो कि खास करके जो फूड प्रोसेसिंग में काम करने वाली हैं, उनको 3 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाता है, ठीक है। और इससे वे लोग क्या कर सके, अपने सिस्टम को अपग्रेड कर सके या फिर नए सिस्टम को स्थापित कर सके। इससे क्या होगा, जो एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसको और बेहतर तरीके से उसको पैमाने, मूल्य श्रृंखला, विकास, विपणन में सहायता देने के लिए जो पैसे की आवश्यकता है, उसको ये क्या करेगा, फुलफिल करेगा। इससे क्या होगा कि एक तरह से आप देखेंगे कि लोगों का क्षमता निर्माण होगा, ब्रांडिंग होगी, लागत को ये लोग क्या कर सकते हैं और बेहतर तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, जो एमएसएमई के लिए, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए गवर्नमेंट काम करना चाहती है, वो लोग क्या होंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे। अब देखिएगा, जो इसमें पैसे लगते हैं उसमें 60 संबंधित 40, यानी 60 केंद्र और 40% राज्य देती है सामान्य राज्यों के लिए। अगर हिमालयी राज्यों की बात किया जाए तो 90 संबंधित 10, विधायिका वाले राज्य जो है केंद्र शासित प्रदेशों में 60-40, यानी वहां पर भी केंद्र 60 और राज्य 40। और जो यूटीज हैं, जो ऐसे यूटीज जहां पे विधायिका है वहां पे 60-40, लेकिन ऐसे यूटीज जहां पे विधायिका नहीं है वहां पे 100% केंद्र देगा, क्योंकि वहां पे राज्य तो है। अगर अन्य सरकारी पहलों की बात किया जाए तो प्रधानमंत्री संपदा योजना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना, मान्य प्राथमिक क्षेत्र ऋण यानी प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग में जो कृषि प्रसंस्करण के साथ साथ में कोल्ड स्टोरेज चेन के लिए लोन देना प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग का एक भाग बन गया है। अपने लोन का एक सर्टेन परसेंट बैंकों को इन्हें देना आवश्यक है, ठीक है। साथ ही साथ में इस सेक्टर में 100% एफडीआई को भी हम क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं। विशेष खाद्य प्रसंस्करण कोष बनाया गया है, जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक जिसे नाबार्ड कहते हैं, उसके साथ में 2000 करोड़ के कोष से स्थापित किया गया। और मेगा फूड पार्क योजना जो खाद्य प्रसंस्करण के लिए एकीकृत अवसंरचना प्रदान करता है, जिसके प्रति परियोजना 50 करोड़ रुपए की पेशकश किया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं 2011 में इस संबंध में प्रश्न आए कि मेगा फूड पार्क क्या है।
तो आप कहेंगे कि मेगा फूड पार्क है जहां पे खाद्य प्रसंस्करण के लिए अच्छी बुनियादी जो है सुविधाएं हों, और इनके साथ साथ में जो है शीघ्र खराब होने वाले वस्तुओं का जो परिसंस्करण को क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, जिससे उससे जो नुकसान हो वो कम हो सके। ठीक है। और उद्यमियों को उभरती और पर्यावरण नहीं, इसमें कोई बात, क्योंकि पर्यावरण वाली बात हमने यहाँ पे कहीं नहीं देखी। ठीक है। आइए बात करते हैं आईमेक की। क्या है आईमेक? देखिए, G20 के दौरान हुआ क्या था कि गवर्नमेंट ने कहा था कि हम एक कॉरिडोर बनाएंगे जो भारत को मिडिल ईस्ट से होते हुए, सऊदी अरब से होते हुए, इजराइल के हाइफा पोर्ट से होते हुए कहां जोड़ देगा? ग्रीस के पेरिस से जोड़ देगा। तो मुंबई और यहाँ पे गुजरात, वहां से हम जाएंगे कहां पे? यूएई। यूएई कहा? हम जाएंगे जेबल अली पोर्ट पर। वहां से हम लोग लैंड रूट लेते हुए सऊदी अरब को क्रॉस करेंगे, और वो क्रॉस करते हुए हम लोग लैंड रूट के द्वारा ही पहुंचेंगे कहां पे? इजराइल में। और इजराइल में हम यहां से फिर से लेंगे क्या? पोत लेंगे, और यहां से सीधे कहां चले जाएंगे? ग्रीस चले जाएंगे। ठीक है, ये वाला रास्ता हमने। तो आई मैक, इंडिया मिडिल ईस्ट ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे आप क्या कहेंगे? आई मैक कहेंगे। आइए, आई मैक के बाद ये हुआ, अभी जो 2023 में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, वहां पे फैला जो है इसका फैसला हुआ। अभी क्या हुआ है कि आप यहां पे देखिए, इजराइल है। आप सभी को पता है कि इजराइल लंबे समय से युद्ध के बाद में अभी यहां पर एक शांति वार्ता सफलता के साथ में हुई है, ऐसा उम्मीद की जा रही है। और साथ ही साथ में ये भी संभव है कि इससे आईमैक को क्या मिले? और बढ़ावा मिले। ये भी चीजें चल रही हैं। ठीक है। तो इसलिए हमारा आईमैक फिर से अपने रास्ते पे आ जाए, इसी उम्मीद के साथ में ये चीजें शुरू की गई हैं। तो आईमैक पे चर्चा हो रही है, क्योंकि जब तक ये युद्ध हुआ तब तक इजराइल यूएई वाला प्रॉब्लम भी रहा कि क्या यूएई जो है इजराइल का साथ देगा या नहीं देगा, ये भी प्रॉब्लम थी ना। तो कहीं ना कहीं से आप इसको भी हमने क्या किया है, इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने की बात कही। ठीक है। आइए बात करते हैं कि क्या क्या हो रहा है और ये क्या क्या है। तो 2023 में जो G20 सम्मेलन हुए थे उसमें इसका समझौता हुआ। ठीक है। 2 कॉरिडोर सेगमेंट है, पूर्वी कॉरिडोर जो भारत को खाड़ी देशों से जोड़ता है, उत्तरी कॉरिडोर जो खाड़ी देशों को यूरोप से जोड़ता है। इसमें भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ शामिल है। ठीक है। यह G7 की पार्टनरशिप ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट जो PGII 2021 का हिस्सा है। हुआ क्या था कि एक अब्राहम अकॉर्ड हुआ था जो भारत, यूएई, सऊदी अरब, अमेरिका के जो है संबंधों को सुधारने के लिए इजराइल के साथ में हुआ था। क्योंकि आप देखेंगे जो हाइफा पोर्ट है उसको जो है वहां तक हमारी रीच तो होनी चाहिए, यानी इसके बीच में भी इजराइल एक बड़ा प्लेयर के रूप में वो किया गया। और आप देखेंगे कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जो चाइना का, उसके अल्टरनेट के तौर पे इसे देखा गया। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि युद्ध शुरू हो गए। ठीक है। एक लंबे समय से आईमैक पे क्या हो गया? प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ। यानी भारत जो है, जो भारत की एक्ट वेस्ट नीति है, लिंक वेस्ट, ठीक है, एक्ट बेस्ड नहीं, लिंक बेस्ड है, कुछ चीजें हो गई हैं। ठीक है। आप देखेंगे उससे ये जो प्रोग्राम है, देखिए एक है लुक ईस्ट, ठीक है, और एक्ट वेस्ट।
ठीक है। तो जो ऊर्जा सुरक्षा विप्रेषण डायस्पोरा से संबंधित जो मध्य पूर्व के साथ सहभागिता को गहरा करता है, इसमें जो मेन प्रॉब्लम देखो क्या है। अगर आप मैप देखो यहाँ पे, ये है हमारा पाकिस्तान, हमारा ही क्षेत्र है। अगर हमारे पास पाकिस्तान होता तो हम पूरा रशिया तक यहाँ पे और पूरा यूरोप तक हम लैंड एरिया से क्या कर सकते थे, बहुत आसानी से अपनी पहुंच को बना सकते थे। हम यहां से घूम के हम यहां पर भी आ सकते थे। हम यहां से सीधे आप देखेंगे कि यूएई से यहां से सीधे हम यहां पे आ सकते थे ग्वादर पोर्ट पे। इसीलिए जो है अंग्रेजों ने बड़ा दिमाग लगा के हमसे पाकिस्तान को अलग किया, यानी हमारी जो जियोग्राफिकल इनरिचमेंट थी उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है। अब इससे क्या है कि हमारे लिए बड़ी समस्या निकल कर आई है। इसीलिए भारत ने जो कहते हैं ना कि जो हमारा जो हम सौर एनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं, उसमें हमने दो चीजें, जो दो इनिशिएटिव लिए। एक तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, पूरी दुनिया को एक ग्रिड से जोड़ना, और सौर और हरित हाइड्रोजन का ऊर्जा के उपयोग के लिए जो काम करने की बात थी, हम ये कर रहे थे। अब आप कहेंगे वन सन वन ग्रिड वन वर्ल्ड क्या है, तो चलिए बात कर लेते हैं। बात आई गई है तो बात उसका भी कर लेते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं, हालांकि है नहीं पृथ्वी, लेकिन मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, क्या है, हमारी पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी को अगर हम यहां से, तो ये है भूमध्य रेखा और ये है पृथ्वी का अपने अक्ष पे झुकाव 23.5 डिग्री। ठीक। अब होता क्या है कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमसे जो सूर्य है हमसे दूर पे है। ठीक है। अब धरती क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, और जो इस धरती का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहां पे दिन होता है, और जो सामने नहीं होता वहां पे क्या होती है, रात होती है। ठीक। अब हुआ क्या कि यानी पूरी धरती पर कहीं न कहीं अगर रात है कहीं तो कहीं दिन तो होगा ही। पूरी धरती पे कहीं दिन होगा तो कहीं रात होगी। ठीक। अगर हम पूरी धरती को एक ग्रिड से कनेक्ट कर दें, एक इलेक्ट्रिक ग्रिड से क्या करते हैं, कनेक्ट कर दें, तो इससे क्या होगा कि पूरी दुनिया में जो सौर ऊर्जा है वही पर्याप्त हो जाएगी सभी के लिए, एनर्जी के लिए। यानी रात तो होगा नहीं, और जब रात नहीं होगा तो पूरी दुनिया, जैसे भारत में अगर दिन है तो वो पूरे जो है यूरोप को, अमेरिका को क्या करेगा, बिजली सप्लाई करेगा, और जब भारत में रात होगा तो पूरा यूरोप और अमेरिका में दिन होगा। तो मतलब क्या होगा, इससे एक बेहतर और एक ऐसा सस्टेनेबल एनर्जी एनवायरमेंट बन जाएगा। ठीक है। और साथ साथ में हरित हाइड्रोजन का भी प्रयोग किया जाए, जिससे जो है क्या कर सकते, अधिक से अधिक हम जो कार्बन है उसके इमिशन को कम कर सके। ठीक है। ये सारी चीजें हैं। तो इन्हीं पहलों को लेकर के हम लोग अपने आईमैक पर भी आगे बढ़ रहे थे। ठीक है। अब इसके लिए अगर चुनौतियों की बात की जाए तो हमास का हमला 2025 में, ठीक है, उसके साथ में सऊदी और जॉर्डन जैसे देशों के साथ में लगातार जो है संबंध उनमें टकरा रहे हैं, और इससे क्या है कि जो हमारी अवसंरचना है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। अब देखेंगे पूरा जो पश्चिम एशिया है वहां पर लगातार युद्ध जैसे माहौल, आपस में संघर्ष जैसे माहौल चल रहे हैं। हम पाकिस्तान में से भी बीच में हमारा वार्म अप हो गया था, और जो जलवायु परिवर्तन है इसके कारण आप देखेंगे लगातार इस पर दबाव बन रहा है। चाइना का अग्रेसिव यहाँ पे पहुंच, लाल सागर में विघटन और समुद्री सुरक्षा, आप देखेंगे हूती विद्रोहियों द्वारा बड़ी समस्या आई। अब जैसे हूती विद्रोही ने क्या किया कि लाल सागर को क्या कर दिया, कट कर दिया, इस लाल सागर को कट कर दिया। तो हुआ ये कि पूरा जैसे ये मान लीजिए
ये अफ्रीका है, ठीक है। ये अफ्रीका का निचला भाग है, ठीक है। तो यहां से जब मान लीजिए इधर यूरोप है, तो यूरोप से अगर जहाज चलते थे या हमारे जाते थे, तो ये पूरा का पूरा इधर केप ऑफ गुड होप जाते थे, जो इसको कहते हैं, इसको केप ऑफ गुड होप। यहां से होकर के फिर आप जो है ये इधर जाते थे, यानी परिवहन लागत क्या हो गई, बढ़ गई, तो सामान ऑटोमेटिक महंगा हो गया। तो जो है अगर लाल सागर का जो सुरक्षा हूती विद्रोहियों के चलते एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है, ठीक है। साथ ही साथ में अगर आप देखेंगे तो क्रियान्वित में लंबी चुनौतियां हैं। बृहद पैमाने पर जो क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट है, जो लगभग 3 से 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर है प्रत्येक परियोजना के लिए। इसका कोई जो है गारंटी नहीं है, चूंकि ये ऐसे क्षेत्र में जा रहा है, तो इसीलिए इसमें पैसा लगाना भी एक बड़ी बात। भारत इसमें बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने, आईमैक सचिवालय स्थापित करने, जिससे समन्वय हो सके, विवाद का निपटारा हो सके, जिससे हमारा आईमैक प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो। इसे भू राजनीतिक सहभागिता मजबूत करने की भी भारत कोशिश कर रहा है। तुर्की, ईरान, कतर, मिस्र को शामिल करने, इसको बढ़ावा देने की बात कर रहा है। और अमेरिका और ईरान को एक साथ लाना, तुर्की को एक साथ लाना। भारत जो है, भारत पाकिस्तान के संबंध में देखिए तुर्की ने क्या किया, तो उन सबको देखते हुए भी भारत इस पर काम कर रहा है। आप साथ में देखेंगे तो हमें जो पीपीपी मॉडल और निवेश प्रतिबद्धताओं को सुरक्षित करना, यानी प्राइवेट सेक्टर क्यों पैसा लगाएगा, पहले तो उसे तो अपने इन्वेस्टमेंट के लिए सुरक्षा चाहिए, ठीक है। और व्यापार और सुरक्षा जोखिमों को कम करना, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन और खाड़ी सहयोग परिषद के मध्य से जो क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना, ताकि पायरेसी, आतंकवादी और साइबर खतरों से हम बच सकें, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अब आते हैं कि इस प्रश्न क्या आया है। तो कभी कभी समाचार में रहने वाला बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का उल्लेख किससे है, तो आप सभी लोग जानते हैं किससे है, चीन से, ठीक है। आइए बात करते हैं, भारत और दक्षिण कोरिया ने पहला नौसैन्य अभ्यास इनरोकेन, ठीक है, इनरोकेन शुरू किया है। कहां पे हुआ है, कहां पे हो रहा है, तो बेसिकली ये दक्षिण कोरिया में हो रहा है, ठीक है। दक्षिण कोरिया में कहां पे भी, बुसान नौसैनिक अड्डे पर। इसके 2 चरण होंगे। एक होगा कि हार्बर फेज, हार्बर फेज यानी जो आप देखिए किनारों के पास में, ये कहेंगे हार्बर, जो आप नौसैनिक अड्डा है वहां के आसपास के क्षेत्र में। इसमें क्या होगा कि भारत और कोरियाई जहाजों के बीच क्रॉस डेक्स विजिट होगा, प्रोफेशनल एक्सचेंज होगा, क्रॉस ट्रेनिंग सत्र होगा और खेल प्रतियोगिताएं और मेल मिलाप होगा। उसके बाद क्या होगा, सी फेज, यानी ये पूरे, यानी इस क्षेत्र से 200 नॉटिकल माइल से दूर क्या होगा, इसमें जटिल समुद्री युद्धाभ्यास होगा, सामरिक समन्वय को जो है ऑपरेशनल अभ्यास होगा, आईएनएस सहाद्री और रोकेश क्योंग नाम, ठीक, के बीच में रियल टाइम इंटर ऑपरेबिलिटी ड्रिल्स होगी, ठीक है। ये अभ्यास आपदा राहत, मानवीय सहायता और भारत प्रशांत सुरक्षा मिशनों के दौरान दोनों सैनिकों की कार्यक्षमता को सुनिश्चित करने में सहायता करेंगे। जो भाग ले रहा है वो भारत का आईएनएस सहाद्री है, जो एक शिवालिक श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है, जो 2012 में जो है कमीशन हुआ। यह जहाज पूर्वी नौसेना कमान विशाखापत्तनम में के अधीन है। इसके मुख्य विशेषता आप देखिएगा, पूरी तरीके से स्वदेशी डिजाइन है, ठीक है, आधुनिक स्टील्थ प्रणाली और उन्नत हथियार तकनीक और सेंसर से लैस है, ठीक है। हिंद महासागर में भारत की सुरक्षा प्रदाता की भूमिका को सुदृढ़ करता है। अब देखिएगा कि जो इनरोकेन
अभ्यास है, इसका महत्व क्या है? आप कहेंगे कि भारत दक्षिण एशिया कोरिया संबंध को नई रणनीतिक गहराई प्रदान करना, नियम आधारित समुद्री व्यवस्था के प्रति दोनों को प्रतिबद्ध करना और क्षेत्रीय ढांचे को सुरक्षित करना। ठीक है, दोनों राष्ट्र शांति, नौवहन की स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान जैसे साझा मूल्यों का समर्थन करते हैं, विशेषकर बढ़ती इंडो पैसिफिक तनाव के ग्रे जोन खतरे के बीच। ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक है, अब अगला हमारा जो न्यूज है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत ने पहला अपना एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन विकसित कर लिया है। ये हमारा पहली अचीवमेंट है, पहला एंटीबायोटिक है। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या करेगा? ये प्रतिरोध श्वसन संक्रमणों को खत्म करेगा। किसका? श्वसन संक्रमणों को खत्म करेगा। ठीक है, चलिए क्लियर। आइए, अब जो मेहुल चौकसी हैं, जो कि हीरा व्यापारी थे, जो पीएनबी वाले जो घोटाले के मुख्य आरोपी हैं, ये जो है बेल्जियम में थे। अब बेल्जियम के कोर्ट ने इनको भारत लाने का रास्ता साफ कर दिया है। ये है मेहुल चौकसी। ठीक है, हीरा व्यापारी हैं, लगभग 13,000 करोड़ का पीएनबी घोटाला इनके सर पे है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हरित ऊर्जा में भारत के बढ़ते कदम, 2030 तक निर्धारित लक्ष्य से 5 वर्ष पहले भारत ने कुल स्थापित बिजली क्षमता का 50% गैर ईंधन स्रोतों से प्राप्त कर लिया है और स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लक्ष्य हासिल करने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है। तो याद रखिएगा कि चूंकि प्राप्त कर लिया है, इसलिए ये हमारे लिए एक बड़े क्या कहते हैं क्वेश्चन का विषय है। ठीक है, तो क्या हुआ था? हमने जो लक्ष्य रखा था कहां पे? आप कहेंगे जो हमने लक्ष्य रखा था वो एनडीसी, जो कि कोप 21 जो कि पेरिस सम्मेलन में जो हमने आईएनडीसी दिया था, उसके हिसाब से आईएनडीसी के बारे में हमने जो है अपने करंट के ही सेशन में बात किया है। ठीक है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे समय से पहले भारत ने अपने जो लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करने में भारत एक अग्रणी देश के रूप में रहा है, और जो हमारा लक्ष्य था हमने उसको प्राप्त कर लिया है। इसमें अलग अलग क्षेत्र देखिएगा कि अगर अब देखें तो भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता लगभग वर्तमान में 485 गीगावाट को पार कर गई है। इसमें से 243 गीगावाट से अधिक गैर जीवाश्म से आती है। स्पष्ट रूप से 50% का जो आंकड़ा है उसको हम पार कर रहे हैं। इसमें आप देखेंगे जो हरित ऊर्जा है, जो सौर ऊर्जा है, इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2014 में 2.63 गीगावाट जो थी, जो हरित ऊर्जा थी, वो बढ़कर 2025 में 119.02 गीगावाट हो गई है। ठीक है, सोलर ऊर्जा खास करके। और इसमें जो आप मुख्य रूप से आप देखेंगे तो जो भारत ने क्या क्या कई पार्क लगाए, सोलर पार्क लगाए, जो जमीन पर भी लगाए और कुछ फ्लोटिंग सोलर पार्क भी लगाए। ठीक है, अकेले अगर राजस्थान के भाखड़ा सोलर पार्क की बात करें तो ये 2245 मेगावाट जो है क्या करता है, बिजली उत्पन्न करता है। ठीक है, और अगर दूसरा देखें तो कर्नाटक का पावगड़ा सोलर पार्क है। ठीक है, जो कि लगभग आप देखेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क में गिने जाते हैं। इसी तरह आप देखेंगे प्रधानमंत्री सूर्य घर जो है मुफ्त बिजली योजना, जो रूफटॉप में जो है सोलर लगाना, स्मार्ट ग्रिड से कनेक्ट करना अपने, और फिर अगर अपने यूज से ज्यादा है तो उसे
ग्रिड पर बेचना, ये सारी चीजें काफी बेहतर इस पे काम की हुई हैं। साथ में पीएम कुसुम जैसी योजना है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में सिंचाई के लिए विशेष करके जो इस पर काम कर रहे हैं, वो सारी चीजें हैं। समुद्री योजना में अगर आप देखें समुद्र पवन ऊर्जा में तो जो समुद्र के आसपास के राज्य हैं, चाहे वो तमिलनाडु हो, गुजरात हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, इनकी क्षमता लगातार बढ़ी है और इससे क्या है कि हमने लगातार इस क्षेत्र में भी बेहतर काम किया है। उसके अलावा अगर जल विद्युत परियोजना की बात किया जाए तो भारत ने 25 मेगावाट से अधिक बड़ी जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनको क्या कर दिया है, नवीकरणीय ऊर्जा का दर्जा दे दिया है। उन्होंने इसके लिए वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया है। साथ ही में आप देखेंगे तो जो भारत में परमाणु ऊर्जा है उसको भी बढ़ाने का काम चल रहा है। हमने न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट में भी क्या कर ले, संशोधन करने की बात हमने की है। ठीक है, भारत ने जो 2070 तक जो हम कार्बन न्यूट्रल होने की, जो जीरो कार्बन एमिशन की बात कर रहे हैं, हम उसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इन्हीं सब चीजों के बारे में ये आर्टिकल है। ठीक है, भारत कनाडा संबंध नए अध्याय। अभी कनाडा की जो प्रधानमंत्री थी वो भारत आई, विदेश मंत्री वो भारत आई थी, उनके बाद में ये आर्टिकल है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हाँ एक बार इसको पढ़ सकते हैं। अब खनिज के क्षेत्र में जो आत्मनिर्भरता, ये वाला जो आर्टिकल है, इस पर कुछ समय पहले ही हमने आपसे बात की थी कि भारत अब जो है तमाम कंपनियों के साथ, जो भारत की कंपनियां हैं या विदेश की कंपनियां, उनके साथ मिलकर हम अपने बहुमूल्य जो खनिज भंडार हैं हम उनको खोज रहे हैं और खोज करके हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं। ठीक है, यही सारी बातें हैं। चलिए आज के सेशन में इतना ही है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जुड़े रहिए अद्वैत आईएएस के साथ में, लाइक करिए सेशन को, कमेंट करिए अपने विचारों को, पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी शेयर करिए, जिससे अद्वैत आईएएस की ये पहल कि हिंदी मीडियम को अधिक से अधिक सफलता दिलाने के लिए हम और आप मिलकर जो काम कर रहे हैं, इसमें हम दोनों लोग सफल हों। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।